हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास में यूरोपियन कंपनियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा बहुत प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे ताकि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका ये पूरा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फोर्ट विलियम है। देखिए, वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। पहले क्या था, इनको किलेबंदी की अनुमति नहीं मिल रही थी, इसने विद्रोह कर दिया शोभा सिंह ने, तो इस वजह से इनको अंग्रेजों ने क्या दे दी, अनुमति प्रदान कर दी थी। मतलब मुगलों ने, ठीक है, एक तरीके से मिल गई। बंगाल के सूबादार उस समय अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंदी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स जो आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेड ड्रैगन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रेड ड्रैगन भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था बच्चों। सर हेनरी जो मिडल्टन ने के नेतृत्व में रेड ड्रैगन नामक जहाजी बेड़ा ईस्ट इंडीज की यात्रा पर आया था। ईस्ट इंडीज मतलब हमारी साइड को, जहाँ को हमारा देश है। देखिए, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम में था। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम 1605 में था। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ कौन सी थी? पुलिकट थी जो 1610 में बनी, सूरत थी 1616 में बनी। इसके अलावा भी कुछ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत, वो है विमलीपट्टनम, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 इस तरीके से है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का? ऑप्शन बी कासिम बाजार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुगलों द्वारा कासिम बाजार में हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किया, उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। देखिए, सूरत 1612 में है, मद्रास 1639 में है, बम्बई 1687 में है और कलकत्ता 1698 में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में जो अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क जो था द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। आप जानते होंगे 1530 में जिसको नीनो दी कान्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमार से विवाह करने पर बम्बई दहेज में दिया गया था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1661 में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9,
भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो सभी बच्चे इसका आंसर जरूर जानते होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी अल्बुकर्क थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक यही थे। 1509 से 1515 ईस्वी तक थे। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता, 1511 में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार किया था। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महान पुर्तगाली यह गवर्नर थे। देखिए प्रश्न नंबर 10, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कैलिको कहलाते थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 11 है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पुर्तगालियों के साथ। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 ईस्वी में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते हुए पुर्तगालियों द्वारा मारा गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में डैश 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 उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो ये भी आसान सा प्रश्न है और ऑप्शन बी चाय उगाने के लिए करते थे। देखिए यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा राजस्व और कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कृषिगत उपायों का सहारा लिया गया, जिसमें वे कृषकों को बंगाल में जूट, आसाम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। मैंने जो अन्य नाम बोले उन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश 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 उगाने के लिए मजबूर करते थे। मैंने अभी इसकी चर्चा करी थी। तो ऑप्शन डी चावल उगाने के लिए। देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेज अपनी आवश्यकता के अनुसार कृषकों को फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे, जैसे पंजाब में गेहूँ एवं कपास, महाराष्ट्र एवं पंजाब में कपास और मद्रास में चावल की खेती प्रमुख रही थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर, अब हम जो टॉपिक देखेंगे वो थोड़ा सा इसी में मैं क्षेत्रीय राज्य जो थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्न अब शुरू हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 है, देखिए गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म वर्तमान जो ये पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था। ठीक है, ननकाना साहिब आप कहते हैं तलवंडी को, 1469 ईस्वी में हुआ था, 1469 में। इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस सिख गुरु ने कहा था? ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने कहा था। देखिए गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था कब? 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथि की इन्होंने रचना की थी। खुसरो को समर्थन देने के कारण मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 में इनको मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, खुसरो कौन था आप जानते होंगे। खुसरो जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, जहांगीर के पुत्र का नाम था। ठीक है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि ऑप्शन सी जमान शाह ने दी थी। जानते होंगे तोप होप इन्होंने इसकी वापस कर दी थी। देखिए 1798 में जमान शाह ने क्या किया? पंजाब पर आक्रमण किया। वहाँ जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भेज दिया। बदले में जमान शाह उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी। 1799 में क्या हुआ बच्चों? रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने ही प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, डैश 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 को अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रणजीत सिंह को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहादत खां। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवध राज्य को बफर राज्य के रूप में भी जाना जाता है, आप जानते होंगे। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां या बुरहान मुल्क था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में अवध को भी कुशासन का आरोप लगा करके हड़प लिया था, आप जानते ही होंगे। निम्नलिखित यहीं से क्या हुआ था, 1857 के विद्रोह की में भी इसी बात ने बहुत ज़्यादा मतलब भड़क गए थे लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडियार राजवंश का शासन था, तो यह किस पे था, मैसूर में था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वोडियार राजवंश के कई राजा हुए थे। देखिए प्रश्न नंबर 20 है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था, तो बाद में टीपू सुल्तान भी इसमें रहे थे। और तो देखिए दूसरे में कौन रहे, तो ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग रहे थे। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग था। 1774 से 85 ईस्वी में यह रहा था और युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था। इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, आसान सा प्रश्न है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ऑप्शन सी मैसूर का शासन था, हैदर अली का पुत्र था। तो देखिए टीपू अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में क्या बना था, मैसूर का शासक बना था। मैंने आपको बताया 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु वैसे हो गई थी। प्रश्न नंबर 22 है, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की संधि में अंग्रेजों ने किसे हराया था, तो किसे हराया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान को इन्होंने हराया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेजली था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे, तो ये सभी बंगाल के नवाब थे, आप सभी जानते होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24वें प्रश्न का, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, सिराजुद्दौला ने किए थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ने अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गित करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, थोड़ा सा हो सकता है आपको कम दिखे। तथाकथित कालकोठरी दुर्घटना किसका उल्लेख करती है, तो किसका उल्लेख करती है, ऑप्शन बी किसका करती है, 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणामस्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक होल की घटना कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई। प्लासी की जो लड़ाई थी, प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था, किसके बीच लड़ी गई थी, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्लासी के सिराजुद्दौला थे इसमें और रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 23 जून 1757 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था, तो किस में मिलाया था। देखिए रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ही ब्रिटिशों ने ऐसा किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1849 में। जैसे रणजीत सिंह मिले उसके महज 10 सालों के अंदर में ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज इसी ताक में थे कि उन्हें कोई मौका मिले और तुरंत ही उन्होंने क्या करा, पंजाब पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो मतलब ब्रिटिश को क्या हुआ था,
1849 में इसको मिला लिया था। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में किया था, ये ध्यान रखिएगा। 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंधन, चार्ल्स मैनसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? किस वर्ष में सारागढ़ी, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण युद्ध है, ऑप्शन बी 1897 में लड़ा गया था। सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को लड़ा गया था। इस युद्ध में 21 सिख सैनिकों ब्रिटिश भारतीय सेना ने हजारों अफगानियों का सामना किया था। 21 सिख सैनिकों ने क्या किया था? हजारों अफगानों सैनिकों का सामना किया था। इसको सारागढ़ी का युद्ध भी कहते हैं। इसके ऊपर आप जानते होंगे मूवी भी बनी हुई है, ठीक है, उसमें आप उसको पता होगा कि किस तरह से सिख सैनिक अफगानियों से लड़े थे। अभी थोड़े ही दिन पहले मूवी रिलीज हुई थी और उसका एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा हिट भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो बहुत ही आसान सा है, पुर्तगाली संस्कृति गोवा में ही थे, ये लोग यहीं पाए जाते हैं। व्यापक अवशेष गोवा में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष कोचीन से भी प्राप्त हुए हैं, परंतु व्यापकता हम अगर देखें तो वो गोवा में ही है। चलिए इस क्लास का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगली क्लास में ज़रूर आप जुड़िएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाडीवाश की लड़ाई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वाडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। इस प्रकार हम देखें तो वाडीवाश का युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में रहने एक मतलब क्या था कि रहने एवं शासन करने के लिए निर्णायक रहा, जिससे फ्रांसीसियों के भाग्य क्या हो गया था? भाग्य का पत्ता भारत से कट गया था, अंग्रेजी शासन का सूर्योदय हो गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा किस तरह से यह हुआ था। तो वाडीवाश की लड़ाई में ये सब हुआ था, मतलब फ्रांसीसियों ने जो भी लिया था, उसके अंग्रेजों के शासन को छीना था, सब वापस कर दिया था फ्रांसीसियों ने इस लड़ाई के बाद, क्योंकि वो इसमें हार चुके थे। तो बच्चों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।